हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सोशल स्टडीज का चैप्टर 10 शुरू करेंगे, जिसकी यूनिट 6 है आर फ्रीडम स्ट्रगल। चैप्टर 10 इंडिया बिफोर ब्रिटिश रूल एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग पर्पस, द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश टू इंडिया, द ब्रिटिश इन बंगाल, एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, discontent among the Indians, the first war of independence 1857, after the revolt, social and religious reformers, rise of rationalism। हम पहले से इसके बारे में क्या क्या जानते हैं कि in ancient times India was a vast and very prosperous country। पुराने जमाने में इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ी और एक प्रॉस्पेरस यानी कि वेल्दी कंट्री हुआ करता था। The prosperity and natural resources of India attracted people of other countries। और इंडिया की प्रॉस्पेरिटी ने कई सारे अलग अलग जगह के लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट किया। So let's start the chapter with this activity. Find out the names of the leaders of revolt of 1857 for each of the following places। जो हमारे 1857 के रिवॉल्ट के लीडर्स थे उन सब के हमें नाम पता करने हैं इन सब जगहों के लिए। जैसे झांसी का लीडर कौन था, तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई। तो इसी तरह से आपको कानपुर, बिहार, दिल्ली, लखनऊ एंड ग्वालियर के फ्रीडम फाइटर्स के लीडर्स के नाम याद करने हैं, नाम यहाँ पर लिखने हैं। इंडिया वॉज फेमस इन द वर्ल्ड फॉर स्पाइसेस, कैलिको, सिल्क, गोल्ड, pearls, ebony, etc. The Arabs, Greeks and Romans had been trading with India over sea and land for centuries. They sold Indians goods in European markets. Western European countries also decided to make profit from such a trade. The Portuguese were the first among the Europeans to reach India. In 1498, a Portuguese sailor Vasco da Gama discovered a new and all sea route from the Europe to India via the Cape of Good Hope. Soon the Portuguese fought against and drove away the Arab leaders. They established absolute control over the Indian trade carried by sea route. In this picture you can see Vasco da Gama. इंडिया पुराने जमाने में कई सारी चीजों के लिए फेमस था, जैसे कि स्पाइसेस, सिल्क, गोल्ड, पर्ल्स, एबोनी। उस जमाने में अरब्स, ग्रीक्स और रोमन लोग हमारे साथ ट्रेड करते थे। वो सी रूट से इंडिया आते थे और कई सारी चीजों में ट्रेड करते थे, और ये सब चीजें तो इस वजह से इंडिया के बारे में बहुत सारी अलग अलग चीजें फेमस थी इन ऑल द यूरोपियन कंट्रीज। फिर यूरोपियन कंट्रीज ने सोचा कि अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो हमें इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड करनी चाहिए। उस टाइम पर इंडिया की जो ट्रेड थी उसको अरब्स लोग हैंडल करते थे। पोर्चुगीज में से सबसे पहले वास्को डी गामा इंडिया आए और उन्होंने इंडिया के लिए एक नया सी रूट खोज निकाला। उसके बाद पोर्चुगीज ने अरब से फाइट किया और अरब्स को भगा दिया। तब से पोर्चुगीज ने इंडिया में अपना एक रूल स्टैब्लिश किया जो कि इंडियन ट्रेड के लिए यूज होता था। नेक्स्ट इज द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश टू इंडिया। जब ब्रिटिश इंडिया आते हैं, फॉर नियरली 100 years the Portuguese had a monopoly in trade with India. Then the Dutch, the French and the British also came to India. They established their trading centers in India. They built forts and maintained armies to protect their godowns. Soon they fought with each other. Finally, the British proved to be the most powerful. They drove away every other European power. Surat was the most prosperous port of international trade at that time. The British established their centers at Surat, Mumbai, Chennai and Kolkata. They named their company as the East India Company. धीरे धीरे ऑलमोस्ट 100 साल तक पोर्चुगीज ने इंडिया की ट्रेड पर मोनोपोली रखी, मतलब उन्होंने और किसी को इंडिया से ट्रेड नहीं करने दी। लेकिन धीरे धीरे डच, फ्रेंच और ब्रिटिश भी इंडिया आए, लेकिन इन सब में से सबसे पावरफुल ब्रिटिश साबित हुए। उसके बाद ब्रिटिश ने सारे यूरोपियन पावर्स को खत्म किया और अपनी ट्रेड में मोनोपोली जमा ली। उनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी और सूरत उस टाइम पर सबसे फेमस इंटरनेशनल पोर्ट हुआ करता था जिससे इंटरनेशनल ट्रेड होती थी। द ब्रिटिश इन बंगाल।
In those days, Siraj-ud-Dawla was the young Nawab of Bengal. He took stern actions against British traders as he did not like the British traders building forts and raising their own armies. Then the British declared a war against him. That war was fought at Plassey in 1757. Siraj-ud-Dawla lost the battle. Thus British became very powerful in Bengal. उस जमाने में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हुआ करता था और वो ब्रिटिश को बिल्कुल नहीं पसंद करता था। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी टेरिटरी में जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने फोर्ट्स बना रहे हैं, अपनी आर्मीज रख रहे हैं और इसीलिए उसने ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करी जो कि प्लासी में लड़ी गई 1757 में। सिराजुद्दौला उस बैटल में हार जाता है और उसके बाद से ब्रिटिश जो है वो बंगाल में बहुत पावरफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में अपनी रूट्स और मजबूत करता है। The British trained Indian soldiers and employed them in their army. During that time, there was the lack of unity among Indian rulers and most of them quarreled with each other. In most of these disputes, the British were either asked to help by one of the states or they got involved on their own. If they saw any advantage, they helped one king against the other. And in the bargain, they gained more power and wealth. The British army was far better trained, armed with modern weapons than the armies of small kings. Gradually, the British captured and ruled over a very large part of India. They also made treaties with the kings who accepted their supremacy. ब्रिटिश ने धीरे धीरे इंडियन सोल्जर्स को ट्रेन करना शुरू किया और अपनी आर्मी में उनको एम्प्लॉयमेंट दिया। उसके बाद उस टाइम पर इंडिया के रूलर्स के अंदर यूनिटी कम थी, वो लोग आपस में ही लड़ते थे और उनके डिस्प्यूट्स का फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। उन्होंने ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी और उस हेल्प के बदले में ब्रिटिशर्स उनके स्टेट अफेयर्स में इन्वॉल्व हो गए। धीरे धीरे पता चलता है कि ब्रिटिश आर्मी जो थी वो फार बेटर थी, ट्रेन थी, उनके पास मॉडर्न वेपन्स, उसकी वजह से स्मॉल किंग्स ब्रिटिश आर्मी से हमेशा हार गए। और कुछ रूलर्स जिन्होंने ब्रिटिश की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट की, ब्रिटिशर्स ने उनके साथ ट्रीटी की। तो ब्रिटिशर्स ने दो मेथड्स अपनाए। वो लोग जो ब्रिटिश को अब एक्सेप्ट कर रहे थे उनके साथ दोस्ती की और जो ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे उनसे अपनी आर्मी की हेल्प से फाइट किया। तो इस तरीके से धीरे धीरे इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। लेट्स डू इट। रिसर्च ऑन द इंटरनेट अबाउट द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। In groups, create a timeline which indicate the regions, states of India that came under the control of East India Company over the years. Your timeline should stretch between 1600 to 1847. आपको इंटरनेट पर रिसर्च करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के किस राज्य या किस रीजन और किस स्टेट पर अपना रूल किया और आपका जो टाइमलाइन पीरियड है वो 1600 से लेके 1847 के बीच का ही होना चाहिए। हमने दो शब्द नए कौन से सीखे यहाँ पर। फर्स्ट इज माई वोकैबुलरी मीन्स स्टर्न, स्टर्न वेरी सीरियस। सेकेंड वर्ड हमने सीखा क्वारल, टू डिसएग्री। डिसकंटेंट अमंग द इंडियंस। इंडियंस को क्या क्या उस टाइम पे प्रॉब्लम्स थी ब्रिटिशर्स से, लेट्स सी इन दिस पैराग्राफ। Once firmly established in India, the British started exploiting the people. They used unfair means to exploit the farmers, traders, and the rulers of princely states. The British exploited the farmers by making them pay very high taxes, even in the times of natural disaster like floods and droughts. The farmers had to pay their share of taxes. They also had to cultivate the crops that British asked them to. They were forced to grow cotton and indigo, which were brought at very low rates by British and then sold at very high rates in England and other countries. Thus, farmers became more poor and many died due to starvation. तो जो ब्रिटिशर्स है वो फार्मर्स को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे, वो उनसे बहुत सारा टैक्स लेते थे। उस टाइम पर भी जब नेचुरल डिजास्टर आया है जैसे कि फ्लड या ड्रॉट, तो उसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते थे।
ब्रिटिशर्स उनसे अपने पसंद की क्रॉप्स उगवाते थे, जैसे कि कॉटन और इंडिगो, और उनसे बहुत कम दाम पर उन क्रॉप्स को खरीदा जाता था, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो और ज्यादा पुअर हो गए और धीरे धीरे स्टारवेशन की वजह से मरने लग गए। From England, mill-made cloth was sent to India, which was cheaper. Thus, handloom industry of India suffered and lakhs of weavers became unemployed. इंग्लैंड से जो मिल में यानी कि फैक्ट्रीज में बना हुआ कपड़ा था वो इंडिया आने लगा और उसकी वजह से जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था वो डिस्ट्रॉय हो गया। Many Indian rulers and princes were unhappy with the British. A law was passed by the British which stated that if a ruler did not have a male child, then upon the death of that ruler, his kingdom would be taken over by the British. By introducing such unjust laws and using unfair means, the British sought to expand their hold over the India. The British used Indian soldiers to conquer India, but they treated them badly. There was a great disparity between the Indian and the European soldiers. Many armies were dismissed when states were taken from the Indian princes. Thus, many Indian soldiers lost their jobs. कई सारे इंडियन रूलर्स और राजकुमार भी बिल्कुल भी खुश नहीं थे ब्रिटिश की वजह से, क्योंकि ब्रिटिश ने एक ऐसा लॉ पास किया जिसके हिसाब से अगर किसी रूलर का कोई मेल चाइल्ड नहीं है तो उसके मरते ही उसका जो रूल है, उसका जो किंगडम है वो ब्रिटिशर्स टेकन ओवर कर लेंगे, ब्रिटिशर्स उस पे राज करेंगे, जो कि बहुत अनजस्ट था और अनफेयर था। उसकी वजह से भी लोगों के अंदर काफी डिसकंटेंट था। ऐसा करने से कई सारे रूलर्स की अपनी आर्मी खत्म हुई और लोग जॉबलेस हो गए। थिंकिंग शॉर्ट, अब आपको सोचना है व्हाई डिड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऐसा क्यों हुआ कि ब्रिटिश रूल जब था इंडिया में तब इंडियन हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया। लेट्स सी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. The farmers, weavers, traders, kings, nawabs and soldiers all were unhappy and discontent with the British rule. From time to time, people expressed their discontent, but it was never at one and the same time and all over the country. The first war of independence was called a mutiny by the British as it was started by the Indian soldiers serving in the British army itself. But persons from every walk of life fought against the British rule in India. तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम फार्मर्स, वीवर्स, ट्रेडर्स, किंग्स, नवाब, सोल्जर्स सबने मिलकर अपना डिसकंटेंट दिखाया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल और फाइट किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको एक म्यूटिनी का नाम दिया क्योंकि ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इसकी शुरुआत की थी एक इंडियन सोल्जर ने जो कि ब्रिटिश आर्मी का ही हिस्सा थे, इसलिए उन्होंने इसको सिर्फ एक म्यूटिनी कहा। लेकिन सच तो यही है कि वहां पर हर किसी ने अपने लिए लड़ाई लड़ी। हमने यहाँ पर कौन से दो नए शब्द सीखे? माय वोकैबुलरी। फर्स्ट इज स्टारवेशन, कॉज्ड बाय लैक ऑफ फूड। स्टारवेशन मतलब अगर तुम्हारे पास खाने के लिए ना हो तो तुम्हें जो भूख लगेगी उसे स्टारवेशन कहते हैं। सेकंड, कॉन्कर, टू टेक कंट्रोल ऑफ अ कंट्री। किसी देश पर अपना कब्जा जमा लेना कॉन्कर कहलाता है। The Indian soldiers were denied higher positions in spite of their abilities. The European officers treated them with contempt. This created hatred for the British officers in the Indian army. The Indian soldiers felt badly offended when they were given greased cartridges. These cartridges were smeared with the fat of cows and pigs. This was offensive to the religious sentiments of both Hindu and Muslim soldiers. This provided an immediate cause for starting the war. The soldiers refused to obey their officers. The first spark of war started at Meerut on May 9, 1857. 3 Indian soldiers shot down their officers, broke open the prisons and set free the imprisoned fellow soldiers. In no time, the war spread over large parts of northern and central India. Other sections of society also joined the war. They declared the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar their leader. तो हमारी फर्स्ट इंडिपेंडेंस की शुरुआत होती है मेरठ से, जहां पर एक सोल्जर जो है वो 3 ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार देता है और सारे इम्प्रिजन जो सोल्जर्स थे साथ वाले उन सबको कैद से छुड़ा देता है।
और इसके बाद धीरे धीरे सभी लोग ब्रिटिश के खिलाफ वॉर पर उतर आते हैं और वो लोग डिक्लेयर करते हैं कि उनका जो एम्परर है वो बहादुर शाह जफर है और वही उनका लीडर है। इस पेंटिंग में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को दिखाने की कोशिश की गई है। Some other leaders led the struggle in their own areas. Some of them were Nana Sahib Peshwa, Tantia Tope, Kunwar Singh and Liaquat Ali. Two brave women, Rani Lakshmi Bai of Jhansi and Begum Hazrat Mahal of Awadh, fought gloriously as the head of the armies. कई सारे अलग अलग लीडर्स ने अपने अपने रीजन में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिनमें से कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि नाना साहेब, तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल. The revolt brought the East India Company in India to the brink of collapse. The revolt has now come to be known as the First War of Independence. और इस रिवॉल्ट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई इंडिया में और इसको कहते हैं हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. My vocabulary: contempt meaning treating others with disrespect. तो contempt मतलब किसी और की रिस्पेक्ट ना करना. Thinking short. Why do you think the first war of independence was also called the Sepoy Mutiny? आपको ऐसा क्यों लगता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है? Let's see after the revolt. रिवॉल्ट के बाद क्या होता है? The first war of independence was suppressed by the British. Many factors were responsible for its failure such as, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो ब्रिटिश के द्वारा दबा दी जाती है और उसके कई सारे कारण थे, जैसे कि इट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के सभी पार्ट्स में नहीं फैली. सेकेंड, ऑल पीपल डिड नॉट सपोर्ट इट. हर किसी ने इसका सपोर्ट नहीं किया. थर्ड, इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी एंड गुड वेपन्स, whereas the British soldiers were well equipped with money and modern weapons. British soldiers were also well organized. तो जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके पास पैसे थे, अच्छे वेपन्स थे और वो वेल ऑर्गेनाइज थे, जबकि इतने रिसोर्सेज इंडियन सोल्जर्स के पास नहीं थे. After the suppression of revolt, many Indians were either killed or put into prison. The English East India Company too came to an end. The administration of India was taken over by the government of England. The Indian princes were allowed to rule over their territories. However, the British controlled them. तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था इंडिया में वो खत्म हो जाता है और जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटेन गवर्नमेंट खुद अपने हाथ में ले लेती है. इंडिया के रूलर्स को अलाउ होता है कि वो अपनी अपनी टेरिटरी पर अपना राज कर सकते हैं और इस तरीके से ये रिजल्ट निकलता है हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का. लेट्स सी नाउ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स. हमारे इंडिया में ऐसे कौन से रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने बदलाव करने की कोशिश की सोसाइटी में? The British had introduced modern education in India. Gradually educated Indians introduced many social and religious reforms. Foremost among them were Raja Ram Mohan Roy, Swami Dayanand Saraswati, Swami Vivekanand, Ishwar Chandra Vidyasagar, Sir Syed Ahmad Khan and Narayan Guru. तो ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत की और धीरे धीरे जब इंडियंस एजुकेट होने लग गए कई सारे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, जिनमें सबसे ऊपर कुछ नाम थे जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सैयद अहमद खान और बाकी सब. They laid emphasis on the eradication of the social evils like sati, burning of widows, not allowing widows to remarry, the practice of killing baby girls and child marriage. These evils divided the society and kept it backward. These were the main reasons for the sad condition of India and its people. इन सभी लोगों ने सती प्रथा, विडो रीमैरिज, इन सभी जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई, किलिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड को या चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए कोशिश की और इन्हीं इविल्स की वजह से हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी वो बैकवर्ड रही. इन सभी पिक्चर्स में हम अपने कुछ सोशल रिफॉर्मर्स को देख सकते हैं, जैसे कि ये पिक्चर है राजा राम मोहन रॉय की, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और सर सैयद अहमद खान. माय वोकैबुलरी, हमने क्या क्या नए वर्ड सीखे यहाँ पर? फर्स्ट है वेपन्स, एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड फॉर फाइटिंग, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका लड़ाई में यूज किया जा सके. सेकेंड, एम्फेसिस, स्पेशल इंपॉर्टेंस और अटेंशन.
थर्ड है इरेडिकेशन, टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, किसी चीज को पूरी तरह से खत्म करना। These educated Indians realized that the removal of these outdated customs and superstitions were necessary for the progress of Indian society. The revolt of 1857 made the people of India realize the injustice of British rule and the value of freedom. The people most affected by this thinking were the educated Indians. They had been educated by the British to serve them and were lawyers, teachers and journalists. They became more and more dissatisfied with the British rules. तो ये जो हमारे educated Indians थे, उन्होंने देखा कि इंडिया की जो सोसाइटी है वो बहुत आउटडेटेड है और उसकी वजह से इंडिया जो है बहुत पीछे है। वैसे तो ये एजुकेटेड इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश ने एजुकेट किए थे ताकि वो ब्रिटिश को सर्व करें, पर उन्हें नहीं पता था कि ये एजुकेशन ही उनको ब्रिटिश के खिलाफ क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देगी। राइज ऑफ नेशनलिज्म, धीरे धीरे इंडिया में नेशनलिज्म का राइज होता है। नेशनलिज्म मतलब देश प्रेम, अपने देश के लिए कुछ करना, अपने नेशन के लिए कुछ करना, और ये स्टार्ट होता है विद द एजुकेटेड इंडियंस, जिन लोगों ने एजुकेशन ली इंडिया में उनके साथ। Educated Indians realized that the British wanted to keep them poor and backward. This realization united the Indians. Slowly, feeling of unity or nationalism grew stronger. The growing feeling of nationalism resulted in the Indian National Congress formed in 1885. तो धीरे धीरे जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनको समझ आया कि जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया को बैकवर्ड ही रखना चाहते हैं, वो हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, एंड दे आर द सेल्फिश पीपल। इस तरीके से इंडियंस धीरे धीरे यूनाइटेड हुए और उनके अंदर नेशनलिज्म यानी कि देश प्रेम की भावना जागी, और इस फीलिंग की वजह से वो आगे बढ़ते हैं और एक दिन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत होती है, जहां पर सभी लोग जो ब्रिटिश के खिलाफ थे, जो ब्रिटिश को अपने देश से हटाना चाहते थे, वो इकट्ठे होते हैं। इन दिस पिक्चर यू कैन सी members of First Indian National Congress. The Indian National Congress was started by an Englishman named A.O. Hume. The first session of the Congress was held at Bombay, now Mumbai. It was attended by 72 delegates from all over India. W.C. Banerjee was the president of this session. The Congress met every year in different cities. Thereafter, Dadabhai Naoroji, Badruddin Tayyabji, Firuz Shah Mehta, Surendranath Banerjee and Gopal Krishna Gokhale were some Indian leaders who became presidents of the Indian National Congress. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन होता है 1885 में मुंबई में, जो कभी बॉम्बे हुआ करता था। वहां पर 72 डेलीगेट्स इकट्ठा होते हैं और W.C. बैनर्जी फर्स्ट सेशन को प्रिसाइड करते हैं, उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके बाद अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। The Congress slavery became very strong. It awakened the spirit of unity among Indians. At the same time, it requested the British government to introduce the reforms to improve the living conditions of Indians. The growing popularity of Congress worried the British government. To suppress the rising spirit of nationalism, the government made many strict laws. The British encouraged disunity between the Hindu and Muslims and used the policy of divide and rule. Congress धीरे धीरे पॉपुलर और स्ट्रांग होने लगी, उनके अंदर यूनिटी का सेंस आने लगा और उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना शुरू की कि वो इंडिया में रिफॉर्म्स लेकर आए जिससे कि इंडियंस की लिविंग कंडीशंस बेटर हो। कांग्रेस की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको सप्रेस करना शुरू किया ताकि उनके बीच में यूनिटी खत्म हो। कई सारे स्ट्रिक्ट लॉज लेकर आए ताकि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम में डिसयूनिटी को भी प्रमोट किया ताकि यूनिटी खत्म हो और कांग्रेस जो है वो वीक हो जाए। माय वोकैबुलरी, हमने एक नया शब्द सीखा जिसका मतलब है डेलीगेट। डेलीगेट मतलब अ पर्सन हु हैज बीन चूजन टू स्पीक, एक ऐसा पर्सन जिसको बोलने के लिए चुना गया है। नाउ लेट्स सी द ब्रेन चार्ट। हमने यहाँ क्या क्या देखा इस चैप्टर में? हमने देखी द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश टू इंडिया, द ब्रिटिश इन बंगाल, extension of British Empire, discontent among the Indians, the first war of independence 1857, after the revolt, social and religious reformers, and the rise of nationalism. Thank you class. Let's meet again in the next chapter.